हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमी की हम बात करेंगे। इकोनॉमी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट वो होते हैं कि जिससे कि हम बेसिक चीज़ों को समझ पाएँ। इकोनॉमी की अगर इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उनकी अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उनको समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन डील हो जाते हैं, ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। कई बार तो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं, डेफिनेशन पूछ देते हैं, तो उसमें अगर आपको क्लियर है तभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे या सही करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वहाँ पर इतनी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं कि आपको लगेगा कि ये सही है वो सही है। इसलिए कि बेहतर यही होगा कि आप इकोनॉमी को बेसिक से पढ़ें, उनके टर्म्स को, उनकी मीनिंग्स को, ग्रिप को एकदम पकड़ के रखें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट पढ़ेंगे। बैंक रेट वो होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक वाइल लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक। मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है, ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, ये सब बहुत सारे बैंक हैं, इनको जिस रेट पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई उधार देती है वही रेट क्या होता है, बैंक रेट कहलाता है। इन कब लेते हैं पैसा, अब आप खुद सोचिए। कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये आरबीआई से कब पैसा लेंगे, जब इनके पास पैसे की कमी होगी, है ना। इन द इवेंट्स ऑफ फंड डिफिशियंसी द बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ठीक है। तो ये होता है बैंक रेट। इसी में आगे होता है एक रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन द कैश बोरो बाय कमर्शियल बैंक। मतलब जो कमर्शियल बैंक जो है कैश बोरो कर रहे हैं, किससे, सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो उससे जिस रेट पर वो कैश बोरो कर रहे हैं, यानी सेंट्रल बैंक जिस रेट पर उनको पैसा दे रहा है कैश, वही रेट क्या कहलाएगा, रेपो रेट, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए रेपो रेट 10% अभी चल रहा है, ठीक है, और 10,000 रुपीज़ जो है उसको कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे हैं। मीन्स आरबीआई उनको पैसा दे रहा कितने पर, इंटरेस्ट पर 10% पर दे रहा, कितना, 10,000 दे रहा। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से इस 10,000 पर 10% के रेट से 1,000 रुपीज़ लेगा, ठीक। तो ये रेपो रेट होता है। इसका जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ट्रिपल आर इसको जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी जो रेपो रेट के केस में आरबीआई पैसा किसको दे रहा था, कमर्शियल बैंक को दे रहा था। तो इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट में ये हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा आरबीआई को देते हैं, यानी रखने के लिए देते हैं, तो क्या होता है, जो वहाँ पर चार्ज आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, आरबीआई ले रहा था वो पैसा, वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से रेपो रेट में ले रहा था, चार्ज कर रहा था। पर यहाँ जो चार्जेस, जो इंटरेस्ट रेट उनको देगा कमर्शियल बैंक को, वो क्या हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक। देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब आप सोचिए कि कोई कमर्शियल बैंक या कमर्शियल बैंक कब अपने पैसा, अपना फंड जो है आरबीआई के पास रखेंगे, या आरबीआई कमर्शियल बैंक से कब पैसा लेगा, जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा होने का मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। तो होगा क्या कि आरबीआई मार्केट से पैसा उठाएगा, वहाँ से ले लेगा। कई फार्म होते हैं आरबीआई के, कई टूल्स होते हैं पैसा लेने के, जैसे कि वो सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है। अब आप ये समझिए कि खरीदेगा कि बेचेगा, तो यहाँ पर आरबीआई बेचेगा। अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है, मीन्स इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगा, उनको बेच देगा, ठीक है। और जब अपनी सिक्योरिटी को बेचेगा, मतलब सेल करेगा, उसके बदले में क्या होगा कि मार्केट से वो पैसा अपने पास ले लेगा। पैसा जब अपने पास लेगा तो मार्केट में पैसे की कमी होगी। जब मार्केट में पैसे की कमी होगी तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन थी या मनी सप्लाई ज़्यादा थी वो कंट्रोल में आएगी। तो यही फंडा होता है।
तो मार्केट में यहाँ क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो बैंक क्या सोचते हैं, कमर्शियल बैंक क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो पैसा अपने पास रखेंगे और मान लीजिए कि महंगाई या इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है तो कल उनकी पैसे की वैल्यू जो है घट जाएगी, रखे रखे वो किसी काम मतलब कि बिना किसी काम के, बिना किसी फ़ायदे के उनके पैसे की वैल्यू घट रही है, इसलिए वो अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं। तो जब आरबीआई के पास रख देंगे तो उनके पैसे की वैल्यू भी बची रहेगी, उनको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक, देखिए रिवर्स रेपो रेट इज़ अ मैकेनिज्म टू अब्जॉर्ब लिक्विडिटी इन द मार्केट। जब अभी जैसा आपने को एक्सप्लेन किया कि मार्केट में जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई पैसा वहाँ से उठा लेता है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड रिस्ट्रिक्टिंग द बोरोइंग पावर ऑफ इन्वेस्टर। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ये होता है बॉन्ड यील्ड। क्या होता है बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस। ये बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर बॉन्ड, आप समझिए कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो यील्ड होगी वो घटेगी। यही आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी और भी चीज़ें हैं। देखिए बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड आर इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक, द प्राइस गोज अप द यील्ड डिक्रीज एंड द प्राइस गोज डाउन द यील्ड इंक्रीज। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड रिमेन फिक्स। कूपन रेट क्या होता है, देखिए आज मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ, कभी इस पर बेस्ड डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी आपने कोई बॉन्ड इशू किया, आप क्या हैं, आप या आपकी जगह हम गवर्नमेंट को ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किया, मान लीजिए उसकी प्राइस 100 रुपये उसने फिक्स की, तो इस 100 रुपये को फेस वैल्यू बोलते हैं। आप या यहाँ पर कोई ए इन्वेस्टर जो थे, यहाँ पर ए इन्वेस्टर खरीदा गवर्नमेंट सिक्योरिटी अथवा गवर्नमेंट बॉन्ड। मान लीजिए कि इस पर 10 रुपये का 10% का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, कूपन। तो इस पर क्या था कि ए इन्वेस्टर को 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे 100 पर, तो टोटल कितने हो गए, 110 हो गए। इसकी मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है कि 7 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, जो 25 साल हो, जो भी हो। तो मैच्योरिटी पीरियड पर क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसको 100 रुपये ही मिलेंगे, बट अभी ईयरली 10% ये मिलेगा। मान लीजिए कि ये ए इन्वेस्टर अपने पास मार्केट की किसी भी परेशानी के कारण इन्वेस्टर जो है इस बॉन्ड को अपने पास नहीं रखना चाहता, बेचना चाहता है। किसी इन्वेस्टर ये बी को दे दिया, ठीक है, तो बी को ये कितने में बेच दिया, ये 100 रुपये का जो बॉन्ड था ये 200 रुपये में बेच दिया। ठीक, बी को, तो बी ने खरीदा कितने में, बी ने तो 200 रुपये में खरीदा, ए ने बेच दिया बी को 200 रुपये में। तो बी कितने में खरीदा, 200 में, पर गवर्नमेंट अभी भी इसको 10% ही देगी। 10% कितने का, फेस वैल्यू का। ये फेस वैल्यू जो 100 थी, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ पर इशू किया था, तो इस पर 10% यानी 10 रुपीज़ ही देगी अभी भी इस बी को। बी को क्यों देगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड था ए के द्वारा बी के पास ट्रांसफ़र हो गया। तो बी को कितना मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है, कितने पर, 200 पर, क्योंकि ये बी 200 रुपये का खरीदा था। तो ये 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कैसे 5% होगा, 10 कितने का, 200 का इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5%। तो आप सोचिए कि ए को कितना मिल रहा था, 10% मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा है, 5%। कैसे, जब बॉन्ड की प्राइस 100 से 200 हो गई, मतलब बॉन्ड की प्राइस तो 100 से 200 इंक्रीज हुई, पर जो यील्ड थी वो पहले 10% थी, 10 से रिड्यूस होकर 5% आ गई। ठीक, इसलिए क्या होता है कि बॉन्ड जो प्राइस होती है और बॉन्ड यील्ड होती है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, समझ गए, तो यही फंडा होता है इसमें। चलिए अभी मैं कई बार इन्फ्लेशन को यूज़ किया, तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, इन्फ्लेशन का क्या फंडा है। इन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइज ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विस। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये 2020 में थे, 2020 में आपके पास 100 रुपये थे, तो आप जाके 10 kg पोटैटो बाय करते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी आपके पास 100 रुपये ही हैं 2022 में। ठीक है, और अब आप जाके 5 kg पोटैटो बाय कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 पर केजी था पोटैटो और यहाँ पर 20 पर केजी हो गया, तो रुपीज़ तो आपके पास 100 ही थे, पर उस टाइम आप 10 केजी 10 केजी आप पोटैटो बाय कर रहे थे, अभी भी आपके पास 100 है, अब 5 केजी हैं, तो आपकी क्या हो गई, ये परचेजिंग पावर जो है, मतलब खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। पहले आप 10 केजी बाय करते थे गुड्स, अब 5 केजी गुड्स बाय कर रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइज ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाय फ्यूअर गुड्स, मतलब कम गुड्स एंड सर्विस आप बाय करते हैं। कंसिक्वेंटली इन्फ्लेशन करस्पॉन्डिंग टू रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर समझ गए, मतलब आप पहले 100 रुपये में 10 केजी पोटैटो बाय कर रहे थे, अब 100 रुपये में 100 रुपीज़ में 5 केजी पोटैटो बाय कर रहे हैं, मीन्स आपकी परचेजिंग पावर तो घट गई ना। यही चीज़ होता है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन का जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि मार्केट में क्या होता है, जब पैसा ज़्यादा होता है, तो जब मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो मार्केट में है कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्या होता है 4 ± 2% चलता है जनरल इन्फ्लेशन, तो इन सबको कंट्रोल आरबीआई ही करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसलिए ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कि इन्फ्लेशन रहे, इन्फ्लेशन जरूरी है, कितना 4 ± 2%, मीन्स क्या मतलब हुआ 4 ± 2% का, इसका मतलब मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 6%, इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। बट ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए जिसको फिर हाइपर इन्फ्लेशन बोलें, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। इसका एक उल्टा डिफ्लेशन भी होता है। डिफ्लेशन, अभी जैसे इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन में किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, उस टाइम रुपीज़ की वैल्यू घटती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि रुपीज़ की मतलब प्राइस जो है घटती है, जिसको हम मान लीजिए वही केस अगर उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल कि 100 रुपये में आप 10 केजी पोटैटो बाय कर रहे थे, अब अगर सेम 100 रुपये में आप 20 केजी पोटैटो बाय कर रहे हैं तो क्या हुआ, पहले 10 रुपये पर केजी था, अब क्या हो गया 5 पर केजी हो गया, तो प्राइस तो देखिए घट गई ना, पहले 10 से अब 5 हो गई तो प्राइस घट गई, परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ गई। परचेजिंग पावर मतलब आप कितना परचेज कर सकते हैं, ये होती परचेजिंग पावर। When consumer and asset price decrease over a time, the purchasing power increase। ये पर अपन ने समझ लिया कि परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज हो गई डिफ्लेशन के केस में, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में उल्टा था, सब कुछ उल्टा, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए दिस इज मिरर इमेज ऑफ इन्फ्लेशन, जस्ट अपोजिट, विच इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस अक्रॉस द इकोनॉमी, ठीक। इसके बाद एक और टर्म्स आता है डिसइन्फ्लेशन, आप कंफ्यूज ना होना, इन्फ्लेशन पिछला वाला, उसके बाद डिफ्लेशन, अब ये डिसइन्फ्लेशन, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, डिस एंड इन्फ्लेशन अलग, मीन्स क्या होगा, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप समझिए इसको, देखिए डिस प्लस इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन तो हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, बट अभी जो उसका रेट है वो घट गया है। मान लीजिए कि पहले 10% के रेट से इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लेशन, ठीक है, अब इसका जो ये ग्रोथ थी 10% वो रिड्यूस होकर 10% से कम हो गई, मीन्स 9%, 8%, 5%, 4%, ये तो इन्फ्लेशन तो अभी भी हो रहा, ध्यान से समझिए, इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है, बट जो रेट उसका था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये एफ है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। डिसइन्फ्लेशन इज अ टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ द पेस ऑफ अ प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक, एंड इज यूज टू डिस्क्राइब इंस्टेंस व्हेन द इन्फ्लेशन रेट हैज रिड्यूस मार्जिनली ओवर अ शॉर्ट टर्म, ठीक। क्या मतलब हुआ कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो अभी रिड्यूस हो गया है, प्राइस घट गई है। देखिए इन्फ्लेशन अभी भी महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई अभी भी हो रही है, बट उसका जो रेट था वो रिड्यूस हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं।
अगला टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन देखिए इसमें क्या होता है कि इसको भी ब्रेक करिए तो स्टेगनेंट, स्टेगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन तो अभी भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है स्टेगनेंट इन्फ्लेशन है, मतलब स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ। मीन्स क्या है कि देखिए स्टैगफ्लेशन इज अ पीरियड व्हेन स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉबलेस कोइंसाइड राइजिंग इन्फ्लेशन। मीन्स इन्फ्लेशन हो रहा है बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है। जनरली क्या होता है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को क्यों रखती है ये 4 ± 2%, इसका फंडा समझिए। क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए रुक गई, तो इन्फ्लेशन अगर रुक गई तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी आगे, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी ना, इकोनॉमी रुक जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है या आरबीआई कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन रहे, कंट्रोल में रहे बट रहे। तो इन्फ्लेशन जरूरी है, बट इस केस में क्या होता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जनरली क्या होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। यहाँ पर क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, या यूँ कहूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगा। इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा अथवा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक, देखिए एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। क्या होता है, एक हेडिंग ट्रेवल होता है, इकोनॉमी इज हेडिंग, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, अभी रिसेंट में ही पूछे गए हैं। तो बस आप यूँ समझिए कि इकोनॉमी इज हेडिंग जब आपको ऐसा बोले, मीन्स हेडिंग का मतलब आप यूँ समझिए कि ये फॉरवर्ड है, मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। तो क्या होगा इसमें कि फ्यूचर में, मतलब दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो जो लॉन्ग टर्म होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी, हेडिंग है मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। और जब प्राइस बढ़ेगी तो आपको बताया था कि प्राइस और यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या होगा यील्ड उसकी घट जाएगी। किसकी, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगी तो उसकी यील्ड घट जाएगी, और शॉर्ट टर्म में जो होगा मार्केट रिस्की होगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट रिस्की होगा, लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ेगी। अब जब शॉर्ट टर्म में मार्केट रिस्की होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर जो हैं शॉर्ट टर्म से पैसा निकालेंगे और उसको लॉन्ग टर्म में पुट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना। इन्वेस्टर जो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म से पैसा निकालेंगे क्योंकि वो रिस्की है शॉर्ट टर्म, और उसको लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक इन्वेस्टर फील अगर बॉयंट है, बॉयंट में क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट, मीन्स उनको क्या होता है, देखिए दे पुल मनी आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो अब रिस्की हो गया है, तो लॉन्ग टर्म से वो पैसा निकालेंगे और उसको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। एंड पुट शॉर्ट टर्म रिस्कियर एसेट सच एज स्टॉक मार्केट। ठीक, बॉन्ड प्राइस, द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म फॉल। क्यों, क्योंकि मार्केट देखिए आप समझिए मार्केट रिस्की हो गया लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में जब मार्केट रिस्की हो गया तो सबने पैसा इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में जब पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, पैसा बचा ही नहीं या बहुत कम बचा। तो जब पैसा नहीं हुआ तो वहाँ पर प्राइस होगी क्या, घट जाएगी, और जब प्राइस घटेगी यही लिखा है लॉन्ग टर्म प्राइस ऑफ अ लॉन्ग टर्म फॉल। शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइस बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में प्राइस घटेगी। जब लॉन्ग टर्म में प्राइस घट जाएगी तो यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस एंड यील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। दो टर्म और हैं, एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है एंड एक हार्ड लैंडिंग होती है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग ये होती है कि मान लीजिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। ठीक है, कब स्लो डाउन करने की कोशिश करेगी, जब हाई इन्फ्लेशन होगा या हाइपर इन्फ्लेशन कह दूँ, तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। और स्लो डाउन की कोशिश में क्या होता है कि वो ये चाहती है या हमेशा ही कोशिश रहती है कि रिसेशन न आए। रिसेशन आपको पता है कि जब दो क्वार्टर से ज़्यादा अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये कोशिश रहती है कि वो इकोनॉमी को तो स्लो डाउन करे बट रिसेशन ना आए, विदाउट ब्रिंगिंग रिसेशन। ठीक है, इकोनॉमी को स्लो डाउन करे बट रिसेशन ना आए, और अगर ऐसा होता है
तो इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और इन केस मान लीजिए कि अगर स्लो डाउन तो हो रहा है बट रिसेशन भी आ गया, मीन्स 2 क्वार्टर से ज़्यादा अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो रिसेशन भी आ गया, तो इस केस को क्या कहते हैं, हार्ड लैंडिंग कहते हैं। समझ गए ना। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, स्लो डाउन तो हो रही इकोनॉमी बट रिसेशन नहीं आ रहा है, तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। और अगर स्लो डाउन इकोनॉमी के साथ साथ रिसेशन भी आ गया तो वो हार्ड लैंडिंग हो जाएगी। ठीक। एक होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट इशू बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच शैल बी रजिस्टर्ड विथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट आर रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं डिफिनेशन, कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा भी है, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा। जीरो कूपन का मतलब ये होता है, मैं अभी समझा दूं कि मान लीजिए कि आपने कोई गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इश्यू किया 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो अभी वो क्या होगा कि जीरो कूपन, अभी तो आपको मैच्योरिटी जब इसकी होगी, मतलब जब इसका टाइम पीरियड पूरा होगा तो वो तब आपको खरीदने वाले को 100 रुपीज़ ही मिलेंगे, पर आज जो है उसको कुछ डिस्काउंट पर ये बॉन्ड मिल जाएंगे, डिस्काउंट पर बॉन्ड। मतलब अगर आज प्राइस 100 रुपये है तो आपको हो सकता है कि 90 रुपीज़ या 95 में मिल जाए, गवर्नमेंट दे दे। ठीक, पर जब मैच्योरिटी इसकी पूरी होगी, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होगी तब आपको ये 100 ही मिलेंगे। तो फ़ायदा आपको क्या हुआ, यही जो सस्ते में डिस्काउंट पर पड़ा ये हुआ। ठीक है, एनजीओ इशू करती हैं इनको, गवर्नमेंट भी करती है, अभी तो ये अलग टर्म्स है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। ये अभी 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा है अब आप उसको अप्लाई करिए, क्योंकि बिना अप्लीकेशन के तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो लगेगा कि हमने पढ़ तो लिया बट वो कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर नहीं हो रहे हैं, या माइंड में या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अप्लीकेशन ज़रूरी है, उसका यूजेस क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ठीक, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इफ रुपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए पहला स्टेटमेंट, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप समझिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, टू हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है ना। मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है और आरबीआई क्या है, लाइक मान लीजिए कि सिक्योरिटी को बाय करती है, आरबीआई सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेगी तो फ्री में तो बाय नहीं करेगी, उसके एवज में क्या देगी, उसको मार्केट में पैसा देगी। तो मार्केट में इन्फ्लेशन पहले से मौजूद है, टू हाई। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा पहले से मौजूद है, और आरबीआई क्या ऐसा करेगी कि फिर से पैसा मार्केट में डाल दे तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा ना। तो ऐसा तो आरबीआई नहीं करेगी। इस केस में क्या करेगी, बाय करने की बजाय आरबीआई क्या करेगी, अपनी बॉन्ड को या सिक्योरिटी को सेल करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड अथवा जो भी सिक्योरिटी है उसको सेल करेगी। सेल करने का फंडा क्या हुआ, सेल करने का मतलब कि गवर्नमेंट, मान लीजिए आरबीआई बेच रही है, सेल कर रही है अपना सिक्योरिटी अथवा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो जब बेचेगी, सेल करेगी तो मार्केट से कुछ पैसा आरबीआई खींच लेगी। जब पैसा खींचेगी तो वो पैसा जो मार्केट में ज़्यादा था, वही पैसा जो मार्केट में इन्फ्लेशन लाया था वो आरबीआई अपने पास ले लेगी, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। आरबीआई या गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, बाय करने की बजाय सेल करना होता तो बिल्कुल करेक्ट था। सेकेंड स्टेटमेंट पर देखते हैं, इन रूपी इफ़ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग। कब डिप्रिसिएट होगा, जब इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तभी रूपी डिप्रिसिएट होगा। ठीक है, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। कैसे, देखिए मान लीजिए इन्फ्लेशन है, ठीक है, रूपी रैपिडली डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन है, तभी तो रूपी की वैल्यू घटेगी, डिप्रिसिएट होगी। ठीक है, तो आरबीआई लाइकली टू सेल डॉलर, कैसे, अब आप ये डॉलर की
जगह आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ही समझिए। तो जैसे डॉलर को मान लीजिए कि आरबीआई मार्केट में सेल कर रहा है, तो जब सेल करेगा मार्केट में तो डॉलर कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, पैसा आरबीआई के हाथ में आएगा, ठीक है, पैसा आरबीआई के हाथ में आ जाएगा। तो जो उसकी वैल्यू पैसे की डिक्रीज़ हो रही थी, डिप्रिसिएट हो रही थी, वो अब मार्केट में जब पैसा कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, मीन्स इन्फ्लेशन फिर से कम हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, ठीक। तीसरा, इफ द इंटरेस्ट रेट इन यूएसए अथवा यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। इस चीज़ को आप समझिए, देखिए ये क्या है, मान लीजिए यूएस अथवा यूरोपियन यूनियन अथवा कोई फॉरेन कंट्री है, अगर वो इंटरेस्ट रेट को अपनी कंट्री में रिड्यूस कर देती हैं तो होगा क्या कि जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं, या तो वहाँ के लोकल इन्वेस्टर होंगे, ईयू के, यूरोपियन यूनियन के इन्वेस्टर होंगे, यूएसए के इन्वेस्टर होंगे, या किसी फॉरेन कंट्री के वहाँ इन्वेस्ट किए होंगे, वो क्या करेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो वो वहाँ से अपना पैसा पुल आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, और वो पैसा लाके मान लीजिए इंडिया में जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा था, तो वहाँ से पुल आउट करके इंडिया में जमा कर दिए पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिए। तो जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया की करेंसी जो रुपी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो यही चीज़ बोला, दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अब वो तो वहाँ से बाहर से यूएसए अथवा यूरोपियन यूनियन से जहाँ से उनकी करेंसी डॉलर में लाएंगे पैसा, तो डॉलर में जब पैसा लाएंगे तो इंडिया में तो डॉलर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि आरबीआई उन डॉलर्स को बाय करेगी और उस डॉलर्स के रिप्लेसमेंट में उनको पैसा रुपीज़ देगी, उनको रुपए देगी, ठीक है, इंडिया की करेंसी। तो जब उनको रुपए देगी तो वो मार्केट में अपना रुपए से काम चलाएंगे, ठीक। तो क्या हो रहा है, बाय कर रही है डॉलर, ठीक है, समझ गए ना। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर क्या होगा, सेल कर देंगे, मतलब अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मान लीजिए अगर वहीं यूरोपियन यूनियन अथवा यूएसए में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टर क्या होगा, इंडिया से पैसा को पुल आउट करके यूएसए में वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा वहाँ मिलेगा। तो जब इंडिया से वो पुल आउट करेंगे तो इंडिया की रुपये की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। ये अपने आप में एक एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है, कभी भी कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। इसलिए जो यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखे हैं आप उनको तो पढ़िए सही, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उनको डेफिनेटली समझिए एक एक चीज़ को, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इस पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, देखिए 1 2 1 3 सब में एक एक नहीं है, फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें एक है। तो जैसे ही पहला स्टेटमेंट आपको गलत लगा तो आप 1 1 1 इसको हटा दीजिए, आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो ऑप्शन रहती है उनमें फ़ायदा रहता है एलिमिनेशन के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआरबी इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। आईआरबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआरबी इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर नॉट टैक्सेबल। देखिए इंडिया में ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं, तो ये टैक्सेबल है, मीन्स ये गलत हो गया। और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ ये 3 ऑप्शन गए, पहले 2 सही हो गए, ठीक। आंसर निकालने का तरीका, तीसरा तो गलत हो गया। देखिए आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। होता क्या है कि आरबीआई इस केस में मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि आप एक यूँ समझिए कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है किसको, इन्वेस्टर को, जो भी इन्वेस्टर हैं उनको एक तरह का इंश्योरेंस दे देती है कि अगर वो इन्फ्लेशन के कारण कुछ उसमें आपको लॉसेस होते हैं तो आरबीआई उस तरीके से सेटअप करती है कि उनको एक सर्टेनिटी मिले, ठीक है, वो सुनिश्चित हो जाए, ठीक। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट ऑन बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी। डेफिनेटली गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है, क्यों रिड्यूस करेगी, मान लीजिए इन्फ्लेशन है, 100 रुपये का बॉन्ड था, वहाँ पर इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट को क्या होगा कि उसको ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देना पड़ेगा। तो जब वो रिड्यूस करेगी तो जो इन्फ्लेशन रेट अगर रिड्यूस हो गया तो गवर्नमेंट उनको पैसा कम देगी,
कम देगी मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर पैसा सेव कर लेगी। गवर्नमेंट हमेशा सब कुछ मेंटेन या फ़ायदे के सोच में फ़ायदे को सोच के करती है, ठीक है। तो यही चीज़ आगे लिखी है स्टेटमेंट। इसका आंसर कौन सा था? पहला सही था, ठीक है। देखिए, द कूपन रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बॉन्ड इशूअर ऑन द बॉन्ड फेस वैल्यू, जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट सेविंग। देखिए क्या लिखा है, IIB प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट सेविंग। गवर्नमेंट जो उसको रिड्यूस करेगी तो गवर्नमेंट उससे वहाँ पर पैसा सेव कर लेगी, ठीक है। और इन्वेस्टर को जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा। ऑन अकाउंट ऑफ द रिडक्शन ऑफ अ कूपन पेमेंट बाय लोअरिंग द इन्फ्लेशन रेट, ठीक, एलिमिनेटिंग अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम, ये सब हो गया। और देखिए तीसरा स्टेटमेंट जो टैक्स वाला है, ईच एक्सटेंट टैक्स प्रोविजन विल बी अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एंड कैपिटल गेन ऑन IIB, ठीक है। देयर विल बी नो स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट फॉर दिस वन, ठीक। आगे चलते हैं, कुछ इन्फ्लेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच, मीन्स एक तरह से ये पूछा है आपसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। मैं इतना अगर आपको समझा गया हूँ, आपने थोड़ा भी समझा है तो डेफिनेटली वेरी इजी तरीके से आप इसको आंसर कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज फर्स्ट एंड देन इंक्रीज। आप बताइए इन्फ्लेशन कब होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा। तो जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा तो अपनी करेंसी की वैल्यू, अपनी मनी की वैल्यू रिड्यूस होगी। पहला स्टेटमेंट वेरी करेक्ट, द वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस, ठीक है। प्राइस ऑफ करेंसी रिड्यूस हो गई, प्राइस अथवा वैल्यू एक ही बात है, ठीक। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी अथवा गुड्स एंड सर्विस कुछ भी एक ही बात है, ठीक है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, इन्फ्लेशन की कंडीशन है आप, ठीक है। क्या कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी? द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी। नो इफेक्ट, द फर्स्ट प्राइस डिक्रीज लेटर इंक्रीज, सिंपल है। देखिए इन्फ्लेशन है तो कमोडिटी की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज ही होगी ना, क्योंकि पैसे की वैल्यू घट रही है। इन्फ्लेशन है मतलब रुपीज़ की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही, घट रही है, तो उसकी प्राइस क्या होगी? कमोडिटी की बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक। बी आंसर, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, मार्केट में इकोनॉमी में काफ़ी इन्फ्लेशन है, हाउ विल इट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी? पहला स्टेटमेंट, नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, नन ऑफ द अबव। सिंपल है, हाई इन्फ्लेशन है तो क्या होगा? इकोनॉमी विल अफेक्ट द सप्लाई, क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही ना। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको एक बार हो गई ना, उसके कुछ क्वेश्चंस आप कर लिए, एक बार समझ आ गई बेसिक कॉन्सेप्ट की कि ये कॉन्सेप्ट कहते क्या हैं, इनका मतलब क्या निकलता है, तो अब डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कर पाएंगे और इजी तरीके से कर पाएंगे। और ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर हम कभी कभी क्वेश्चन में हम 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या सिंगल लाइनर क्वेश्चन, सिंगल स्टेटमेंट के ऑप्शन ही हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आप इनको एक एक स्टेटमेंट को उतना ही फोकस करिए, क्योंकि मेन एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आपसे अकेले उठा के पूछ लिया या 4-3 स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया और उनमें से अगर आपने एक भी स्टेटमेंट को पकड़ लिया तो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन आप ऑलरेडी क्वेश्चन पर 2 ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट कर देंगे, कभी कभी तो 3 ही एलिमिनेट हो जाते हैं और एक डायरेक्ट आप ऑप्शन अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।